नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इनकम टैक्स रूल और नियम के बारे में कि एक भारतीय नागरिक को अपने बैंक खाते में कितना पैसा रखना चाहिए, फिर आप एक महीने के अंदर कितने पैसों की लेन देन कर सकते हैं जिससे आप इनकम टैक्स से बच सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे जिससे आप आसानी से इनकम टैक्स की समस्या से बच सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकम टैक्स के नियम को हम 3 फेज में समझेंगे। पहला फेज आता है बैंक में जमा करने की लिमिट, यानी आप अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसा जमा कर सकते हैं। सेकंड फेज में हम जानेंगे इनकम टैक्स के अन्य ट्रांजैक्शन नियम के बारे में, यानी डिजिटल तरीके से आपने कितना पैसा पेमेंट किया, उस प्रकार से आपको इनकम टैक्स की क्या समस्या होगी, इसके बारे में हम सेकंड फेज में जानेंगे। एंड थर्ड जो फेज है इसमें हम जानेंगे कि आखिर इनकम टैक्स से बच कैसे सकते हैं। इन सारी समस्या को जो निवारण होगा थर्ड फेज में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पैसे जमा करने की जो लिमिट है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो फर्स्ट फेज में आता है सेविंग अकाउंट। अगर किसी व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है तो इसका जो रूल नियम है, अगर कोई व्यक्ति सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा पैसा, यानी अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं तो इसके बाद आपको इनकम टैक्स आपके बैंक के द्वारा मतलब इनकम टैक्स को नोटिस जाता है। इसके बाद इनकम टैक्स आप पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें सिर्फ बैंक से थ्रू जो भी आप कार्य होंगे, बैंक से लेन देन के बाद ही आपको इनकम टैक्स की मतलब नोटिस पड़ सकता है। लेकिन इसमें डिजिटल तरीके से अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं तो इसमें आपको सेविंग अकाउंट में मतलब ऐड नहीं किया जाता। यानी अगर मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश सिर्फ बैंक थ्रू कार्य करते हैं तब आपको समस्या होगी। लेकिन अगर आप मतलब 10 लाख से ज़्यादा कैश अगर आप डिजिटल तरीके से ट्रांसफ़र या लेन देन करते हैं तो इसमें आपको ऐड नहीं किया जाएगा, आप इसमें सेफ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं करंट अकाउंट में। अगर किसी व्यक्ति के पास करंट अकाउंट है तो उसका रूल और नियम क्या है, तो आपको बता दें अगर आपके पास एक करंट अकाउंट है तो इसमें मात्र 50 लाख, यानी आप एक महीने के अंदर 50 लाख किसी भी तरह से आप लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप अमाउंट को किसी भी प्रकार से लेन देन करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है और आपको समस्या हो सकती है। यानी ये करंट अकाउंट के लिए, अगर किसी के पास करंट अकाउंट है तो आप इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की। अगर आपके किसी व्यक्ति को 1 साल में एफडी करवाया, उसका जो ब्याज आता है 40,000 से 50,000 के बीच अगर ब्याज मिलता है तो इसमें आपको 10% टीडीएस को काटा जाता है। इसके बाद अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो उसमें आपको 20% टीडीएस देना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास इनकम टैक्स का मतलब रेट आ सकता है। इसके बाद कर लेते हैं कैश विड्रॉल। एक कैश विड्रॉल भी ऑप्शन होता है जिसमें आपको बता दें अगर आपने कहीं 1 करोड़ से ज़्यादा नगद निकालने या फिर बैंक में किसी भी प्रकार से कोई आप लेन देन करते हैं तो इसमें आपको 20 लाख तक का मतलब आपको आरटीआर फाइल मतलब जमा करना होगा। और आपको बता दें इसमें आप 20 लाख तक को मतलब कम हो सकती है, आपके जो 1 करोड़ की फंडिंग में आप 20 लाख टैक्स दे सकते हैं। ये थी बात कर रहे थे कि हम मतलब इसमें कैश प्रकार से आप अपने पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे अन्य ट्रांजैक्शन नियम के बारे में, यानी डिजिटल तरीके से आपको क्या इसमें रूल और नियम लगेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अब हम समझेंगे इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन नियम के बारे में। अन्य ट्रांजैक्शन नियम क्या है, तो आपको बता दें कि इसमें शामिल है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कैश क्रेडिट में यानी बिल भरता है तो इसकी भी रिपोर्ट आपको मिल सकती है, आपको इनकम टैक्स की समस्या हो सकती है। इसके बाद अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर आप कुल क्रेडिट कार्ड मतलब 10 लाख से ज़्यादा खर्च करते हैं तो इसमें आपको इनकम टैक्स की समस्या हो सकती है। ये थी क्रेडिट कार्ड नियम। अब बात कर लेते हैं थर्ड फेज के कि आप इन सब से बच कैसे सकते हो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स में अगर इस प्रकार के सारे कार्य हो सकती है तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर आपको करना है सबसे बड़ी जो कार्य करना है, यहाँ पर आपको कोई भी लेन देन करते हैं किसी भी प्रकार के तो उसकी एक पुख्ता आपको कागज बनाकर जरूर रखना चाहिए। उसकी एक लेन देन बिल्कुल परफेक्ट रूप से आपको एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसके बाद आपको एक IRTR फाइल होता है, इसको आपको बिल्कुल तरीके से बैंक में बिल्कुल तरीके से आपको जमा करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम टैक्स स्लैब में आती है जो आपको सही तरीके से दिखाएगा। इसके बाद आपको कैश ट्रांजैक्शन के बजाय डिजिटल मोड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी अगर आप बैंक से जुड़े कोई भी कार्य करते हैं तो आपको समस्या होगी, इसलिए आप UPI मतलब पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप आसानी से इन सारी समस्याओं से बच सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।